हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आइए स्टडी करते हैं, कुछ उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं चीज़ों को। चैप्टर 1 है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोगों को आज स्टडी करनी है, ठीक है। इस चैप्टर में जब आप एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ पाएंगे कि एनसीईआरटी में एक टॉपिक ये आपको दे रखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है एवरीडे लाइफ में, या फिर इसी चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, ये आपको खुद से कवर करना होगा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि आप केमिस्ट्री के बारे में अवेयर हो पाएँ, उस फील्ड में आप अपना इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएँ इस चैप्टर को, यार पूरी केमिस्ट्री को थ्रू आउट। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए या थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, तो ये आपको खुद सेल्फ स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जो टॉपिक आपके दे रखे हैं वो 9th से लिंक होते हैं 11th क्लास में, जो भी टॉपिक हैं। तो आपको धीरे धीरे सबसे पहले उन चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा जो चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं, और उन्हीं को धीरे धीरे एडवांस लेवल तक हम लोग लेके चले जाएंगे और हमारा 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का है मैटर। मैटर होता क्या है? अब आप सभी लोगों को ये सब पता होगा, क्लास 9th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर की क्या डेफिनेशन दी जाती है? एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस अगर वो ऑक्यूपाई करता है, तो सभी की सभी चीज़ें आपकी किस कैटेगरी में आती हैं? मैटर की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे किस तरीके से? एनीथिंग which have some mass and occupies space। तो सभी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल आप लिख सकते हो? एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, आप अपने नियर अराउंड देख सकते हैं इन चीज़ों को। जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सभी की सभी क्या मैटर है, क्योंकि आप उनको देख पा रहे हो, वो कुछ ना कुछ जगह घेरे हुए हैं आपके रूम में जहाँ पर आप स्टडी करते हो। तो सभी की सभी चीज़ें आपकी मैटर कहलाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे लेवल से देख सकते हो, पेन है आपका, पेंसिल हो जाएगा, बेड हो जाएगा, टेबल हो जाएगी, चेयर हो जाएगी। तो इस तरीके से जितने भी एग्जाम्पल हैं, तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं कि क्या क्या चीज़ मैटर होती है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मैटर। फिर आप लोगों ने 9th क्लास में इस चीज़ को भी पढ़ा था कि मैटर क्या, मैटर एग्जिस्ट कैसे कैसे करता है। मेनली 3 क्लासेस को आपने स्टडी किया था, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी थी, स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी मैटर तो हम लोगों ने समझ लिया कि मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो अगर कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। लेकिन मैटर एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है। तो उसकी एग्जिस्टेंस के बेसिस पर यहाँ पर हम लोगों ने अपने 9th क्लास में पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वही हम लोगों को फिर से रिवाइज करना है एक बार। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोग क्या देखेंगे कि मैटर किस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये 3 मेन कैटेगरी हैं जिनको आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है, कि मैटर किस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस अभी कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट की कुछ कैटेगरीज होती हैं, या किस केस में आप कह पाओगे कोई भी चीज़ आपकी सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स उस सॉलिड स्टेट को बनाने में
या इन्वॉल्व हैं, वो सभी के सभी पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो बहुत ही कम स्पेसिंग होगी। यानी कि अगर हम इसको पार्टिकल्स मान लें तो ये इस तरीके से लगे हैं। तो अगर हम हर एक सर्कल को एक पार्टिकल के तरीके से अगर कंसीडर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, कुछ ना कुछ स्पेसिंग हमने यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, अभी आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी सिर्फ हमने सॉलिड स्टेट बनाया है। अब यहाँ पर हम तीनों को पिक्चराइज करेंगे, सॉलिड को, लिक्विड को और गैसेस को, तब आप कंपेयर करके इन चीज़ों को आपस में समझ पाएंगे। तो ये आपका सॉलिड स्टेट होगा। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, पार्टिकल्स तो वही रहेंगे, या ऐसा कह लो पार्टिकल्स दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग यहाँ पर मेन टॉपिक है आपका। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, हर पार्टिकल्स या हर कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर हम गैसियस स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, या ऐसा कह लो अगर हम गैसियस को एक्सप्लेन करते हैं स्पेसिंग के बेसिस पर, तो आप क्या देखेंगे कि अगर एक पार्टिकल यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल काफ़ी दूर है, तो यानी कि गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहीं से आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेसिंग है वो कैसी है, वेरी लेस है, बहुत ही कम स्पेसिंग है। ठीक है, सेकंड वाले केस में लिक्विड स्टेट में क्या है, स्पेसिंग तो पार्टिकल्स में है लेकिन कैसी होगी, स्पेसिंग जो है वो मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब है कि सॉलिड के हिसाब से तो ज़्यादा स्पेसिंग है लेकिन गैसेस के हिसाब से कम स्पेसिंग है। तो ये कहीं ना कहीं सॉलिड और गैसेस के बीच में एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट। ठीक है, स्पेसिंग के बेसिस पर। तो स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स, तो इधर क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेसिंग है वो कैसी है, मॉडरेट है। ठीक है, और वहीं अगर आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्पेसिंग है पार्टिकल्स के बीच में, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेसिंग है वो कैसी है, इज लार्ज। ठीक है, या इज मोर। यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेसिंग है वो कैसी है, ज़्यादा स्पेसिंग है। तो इन स्पेसिंग के बेसिस पर ही काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जिनके बेसिस पर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को देख करके बता सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में क्या, पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम गैपिंग होने की वजह से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, या आप ऐसा कह लो हर एक पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। कहाँ, किस केस में, सॉलिड्स के केस में। क्यों, क्योंकि इनके बीच की स्पेसिंग जो है सबसे कम होती है। और अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में या जिनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो डिपेंड करता है कि उन पार्टिकल्स के बीच में दूरी कितनी है। जितनी कम दूरी होगी उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही कम अट्रैक्शन होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बोलना या आप इंटर पार्टिकुलर भी बोल सकते हो। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे यहाँ पर इस केस में कैसे होंगे, आर मैक्सिमम। ठीक है, या सॉलिड्स के केस में जो भी जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर कैसे होंगे, आर मॉडरेट, और यहाँ पर कैसे होंगे, आर मिनिमम। तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पर होती हैं। इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर ही जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है उनमें डिफरेंसेस होने लगते हैं। ठीक है, ये हम कंपैरिजन कराना चाह रहे हैं, या कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं तीनों स्टेट के बीच में। सॉलिड्स का आपस में कंपैरिजन नहीं करा रहे हैं हम, सॉलिड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ, ये तीनों स्टेट का करा रहे हैं हम। एक कैटेगरी में दो चीज़ों का नहीं करा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप मान के चलो, आप कह दो कि सॉलिड है, सॉलिड में कुछ भी ले सकते हैं, वुड ले सकते हैं, आयरन ले सकते हैं, दोनों सॉलिड है। तो उन दोनों कैटेगरी में हम सॉलिड की दो कैटेगरी में डिस्टिंग्विश नहीं करा रहे हैं। हम अभी ये बता रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे देखो, या स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में इसके हिसाब से देखो, तो आपको यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, और इसी के बेसिस पर आगे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बनती चली जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने क्लास 9 में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी होंगी, तो इसको मैं रब करता हूँ।
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ आप लिख लो चाहो तो सॉलिड, यहाँ आप लिख लो लिक्विड, और यहाँ लिख लो क्या, गैस, ठीक है। ये हमने एक चार्ट के रूप में प्रिपेयर कर लिया। इसी के बेसिस पे यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को दिखाएंगे और फिर देखेंगे तीनों कैटेगरी में प्रॉपर्टी किस तरीके से वेरी करती हैं या किस तरीके से चेंज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखा था, स्पेसिंग। स्पेसिंग कहाँ की, बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच की स्पेसिंग कैसी है, यहाँ पर कैसी होती है, वेरी लेस, ठीक है। यहाँ होता है मॉडरेट, और यहाँ पर कैसा होता है, जो स्पेसिंग होती है कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर स्पेस, हाँ यहाँ पर स्पेस आपकी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कैसी होती है, स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स कैसी होती है, और स्पेस होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। मोर फोर्सेस, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम फोर्सेस होते हैं यहाँ पर। यहाँ कैसे होंगे, यहाँ पर भी वही कैटेगरी रहेगी, मॉडरेट रहेंगे, यानी कि सॉलिड के हिसाब से जो इन लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन गैसियस के हिसाब से कैसा होगा, ज़्यादा होता है, बीच में आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्सेस हैं आपके कैसे लग रहे हैं, मिनिमम फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। फिर आप शेप की बात भी कर सकते हो कि अगर हम शेप की बात करें तो सॉलिड्स का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप, ठीक है। लिक्विड का कोई शेप नहीं है, गैस का कोई शेप नहीं है, ठीक है। इनडेफिनेट शेप होता है। हाँ, अगर आप जिस कंटेनर में रखना चाहते हो, जैसे मान लो लिक्विड है, अगर आप लिक्विड मान लो आप वाटर के रूप में एग्जांपल मान सकते हो। अगर वाटर को आप ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बोतल में डालोगे तो बोतल का शेप ले लेगा, ठीक है। तो लिक्विड का शेप कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है। लिक्विड जिस वेसल में आप एंटर करोगे वैसा ही शेप हो गया, क्या कर लेगा, अटेन कर लेता है या ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो इनडेफिनेट शेप इसका भी होगा और इधर भी क्या होगा, इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, वॉल्यूम का मतलब है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जहां पर भी उस मैटर को रखा गया है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इसकी स्पेस कैसी रहती है, फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है सॉलिड के केस में, ठीक है। कोई भी सॉलिड आप कंसीडर कर लो तो उसको आप कहीं पर भी रखोगे, जैसे मान लो आपकी टेबल है तो टेबल आप किसी मतलब पहले रूम में हमने रखा हुआ है तो जितनी जगह पहले रूम में वो ऑक्यूपाई कर रहा था उतनी जगह ही वो दूसरे रूम में या तीसरे रूम में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। लिक्विड का भी वही है, इनकी वॉल्यूम कैसी रहती है, फिक्स्ड रहती है, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम रहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आपने आधा ग्लास पानी को भरा हुआ है, ठीक है। अब उस आधे ग्लास पानी को अगर आप बोतल में एंटर कराते हो तो बोतल में जैसे ही आप एंटर कराओगे या पोर कराओगे तो वॉल्यूम तो उतनी रहेगी, यानी कि क्वांटिटी जो है वो लिक्विड की उतनी ही रहेगी, शेप बदल जाएगा। तो शेप से यहाँ मतलब नहीं, हम यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है नेचर में। तो यहाँ पर कैसी रहती है, सॉलिड के केस में वॉल्यूम फिक्स रहती है, लिक्विड के केस में ही वॉल्यूम फिक्स रहती है, लेकिन गैसेस के केस में जो वॉल्यूम रहती है वो नॉट फिक्स रहती है, ठीक है। नॉट फिक्स रहने का मतलब है कि जैसे मान लो आप अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले लो, आप अगरबत्ती को पहले जब जलाओगे तो कुछ टाइम के बाद, जैसे मान लो 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद जो उसका धुआं निकल रहा होगा वो धुआं थोड़ी सी जगह पर होगा, लेकिन 5-10 मिनट के बाद वही धुआं जो है काफ़ी सारी या पूरे रूम में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि उस गैस के पार्टिकल्स ने जो 1 मिनट पे आपने देखा था उसमें गैसेस के पार्टिकल्स ने छोटी सी जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद वही गैस के पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, पूरे रूम को कवर कर लिया। इसका मतलब क्या है, गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं है। आप उनको जितना रूम दोगे या जितना एरिया प्रोवाइड कराते जाओगे वो उतनी ही वॉल्यूम में एक्सपेंड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप बना सकते हो। डेंसिटी बना सकते हो, तो डेंसिटी ये कैसे होते हैं, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो रहा है तो यहाँ पर आप लिख लो डेंसिटी। तो डेंसिटी इसकी कैसी होती है, यहाँ पर डेंसिटी मोर होती है या मॉडरेट होती है, और यहाँ डेंसिटी कैसी होती है, लेस डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ऐसे और भी पॉइंट्स यहाँ पर पॉसिबल हैं, मेंशन है जो आपने 9th क्लास में
पढ़े होंगे, हो सकता है मेरे से यहाँ पर एक आध टॉपिक मिस हो रहा हो तो वो आप वहाँ पे कवर कर लीजिएगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं कौन सा टॉपिक हमसे छूट रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद की टॉपिक क्या है, इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैं क्या देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक चार्ट टाइप का आपका बनेगा, ये सब एनसीईआरटी में आपको दे रखा है और एनसीईआरटी की बेसिस पर ये सब पढ़ाया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर है, तो ये हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बल्क स्केल पर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम लोग को किसका करना है, मैटर का क्लासिफिकेशन करना है। और मैटर किस किस तरीके से क्लासीफाई होगा, तो सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा, और दूसरा हो जाएगा प्योर सब्सटेंसेस। फिर मिक्सचर भी ब्रेक होता है किन किन चीज़ों में, होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस किस किस पार्ट में ब्रेक होगा, तो प्योर सब्सटेंस जो ब्रेक होगा आपका एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ये सब चीज़ें समझ में आ गई। ये मैटर के क्लासिफिकेशन है जो कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर बनाए गए हैं। ठीक है, और ये बल्क लेवल पर है, यहाँ बल्क स्केल पर होने का मतलब है कि इसके बाद और क्लासीफाई नहीं किया सकता, जितना क्लासीफाई करना था हम लोगों ने यहीं पर ही कर लिया। ठीक है, तो क्या होते हैं मिक्सचर्स, मिक्सचर्स का मतलब क्या है कि सिंपली आप कोई भी दो चीज़ें लें, कम से कम मिक्सचर को बनाने के लिए कम से कम आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो अगर आपके पास मान लो कोई दो चीज़ें हैं और उन दो चीज़ों को आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो लास्ट में जो भी चीज़ बन रही है वो क्या आपका कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब आप लोगों ने क्या समझा कि कोई भी दो, कम से कम दो कंपोनेंट्स को अगर आप मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आपका जो चीज़ प्रिपेयर हो रही है, तैयार हो रही है, वही आपकी क्या कहलाती है, मिक्सचर कहलाती है। और मिक्सचर को बनाने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी हर बार एक जैसी ही रखी जाए। ठीक है, तो मिक्सचर में क्या कर सकते हैं, मिक्सचर का मतलब क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, कंटेन्स पार्टिकल्स नॉट नेसेसरी इन फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको समझ में आई कि मिक्सचर होने के लिए पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स या कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें आप मिक्स करना चाह रहे हो उनकी क्वांटिटी हमेशा एक जैसी ही हो। ठीक है, मान के चलो आप कोई भी दो चीज़ें हैं, मान लो आप कुछ भी आप मान सकते हो, तो जैसे मान लो आपने सैंड लिया, ठीक है, आप सैंड को मिक्स करना चाह रहे हो, मान लो हमने सॉल्ट ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों को आप आपस में क्या करना चाह रहे हो, मिक्स करना चाह रहे हो एक बीकर के अंदर। तो सैंड की हो सकता है आपने पहले केस में क्या किया, आपने पहले केस में इसकी 1 स्पून ले ली, ठीक है, और इसकी मान लो 2 स्पून ले ली। सेकंड केस में आपने क्या किया, इसकी आपने 5 स्पून कंसीडर कर ली सेकंड केस में। ये केस आपका फर्स्ट है, ये केस आपका कौन सा है, सेकंड केस है। तो यहाँ पर आपने 5 स्पून कंसीडर कर ली और इस केस में आपने क्या कर लिया, 15 स्पून कंसीडर कर ली। तो दोनों ही केसेस में आपके क्या होंगे, मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन वो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, जो भी कंपोजिशन है, कंपोजिशन का मतलब कि सैंड के कितने, सैंड जो है कितना पार्ट सैंड का कवर हो रहा है, कितना पार्ट सॉल्ट का कवर हो रहा है, दोनों ही केसेस में कैसे अलग अलग है। क्यों, क्योंकि आप वो डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे हो। तो यही डेफिनेशन हो जाती है किसकी, मिक्सचर की। मिक्सचर बनाते समय ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी कि फिक्स रेशियो से कोई भी मतलब नहीं होता, जो भी कंपोनेंट्स उसमें एंटर है। ठीक है, फिर जो भी मिक्सचर है, मिक्सचर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है, मिक्सचर की आपकी 2 कैटेगरी हैं, ऐसा कह लो मिक्सचर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मिक्सचर्स होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है
और दूसरा कौन सा है, हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है होमो। होमो का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर सेम होने लगती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो। सेम होने का मतलब है कि आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को जब आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स हो जाने के बाद अगर आप ये देखना चाहें कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट उसमें बनाए थे या कौन कौन से कंपोनेंट को मिक्स करके हमने मिक्सचर डिज़ाइन किया था, तो आप सिर्फ देख करके ये पता लगा नहीं सकते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट थे। यानी कि वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में इतने मिक्सअप हो चुके हैं कि आप उनमें अंतर नहीं कर सकते सिर्फ देख करके। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या है, ऐसे मिक्सचर जिनको आप डिस्टिंग्विश ना कर सकें, या ऐसा कह लो, अगर आपने इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, सॉल्ट को अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो डिज़ोल्व करने के बाद क्या होता है, जो भी सॉल्ट होगा वो वाटर के अंदर अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल भी आप कंसीडर कर सकते हो, शुगर इन वाटर। और अगर सॉल्ट और शुगर वाटर में जो आप डिज़ोल्व करना चाह रहे हो अगर वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, होमोजीनियस वाले केस में क्या होगा कि आप कहीं भी किसी भी पार्ट से अगर आप टेस्ट करना चाहेंगे उस वाटर को, तो अगर मान लो आप सॉल्ट के केस में टेस्ट करना चाहते हैं तो हर तरफ से आपको उसमें होमोजेनिटी दिखाई देगी। होमोजेनिटी का मतलब है कि जो टेस्ट होगा वो आपको एक ही जैसा दिखाई देगा, एक ही जैसा समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक पार्ट उसका टेस्ट किया तो आपको वहाँ पर नमक ज़्यादा दिख रहा है या एक पार्ट में नमक कम लग रहा है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल क्या होता है, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी पार्टिकल्स आपका डिजॉल्व हुआ है वो ऐसा कह सकते हैं थ्रू आउट द वाटर, पूरे वाटर में अच्छे तरीके से क्या हो चुका है, वो डिजॉल्व हो चुका है, मिक्स हो चुका है। ठीक है, वही केस आपका शुगर में कंसीडर आप कर सकते हो। तो ये दोनों ही एग्जांपल आपके किस में आ जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाएंगे। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, हेट्रो मतलब नाम से ही क्लियर है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को अगर आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करने के बाद अगर आप देखते हैं तो आपको दोनों ही चीज़ें अगर दिख रही हैं, सेपरेट दिख रही हैं, तो वो एग्जांपल किसका होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जो केस लिया था वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही लिया था। ठीक है, कौन सा लिया था हमने, सैंड प्लस वाटर। अगर हम सैंड को वाटर में मिक्स कर दोगे तो जब तक आप मिक्स कर रहे हो उसको स्टेयर कर रहे हो स्टेयर से, तो जब तक आप स्टेयर कर रहे हो तब तक तो आपको ऐसा लगेगा कि सैंड डिजोल्व हो रही है वाटर में, लेकिन कुछ टाइम रखने के बाद वो सैंड जो होगी वो सेटल डाउन यानी कि बॉटम पर दिखने लगेगी, वो वाटर आपको ऊपर दिखने लगेगा। यानी कि जो दो कंपोनेंट आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, सेपरेट आपको दिखाई दे रहे हैं सिर्फ देखने पर ही। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, हेट्रोजीनियस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये तो मैटर की एक कैटेगरी होगी जिसको हमने फर्दर दो कैटेगरीज में डिस्कस कर लिया है। फिर मैटर किस में और डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि मैटर जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो एलिमेंट्स दो ही तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे यानी कि सिंगल स्पीसीज होगी, या फिर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो एलिमेंट है ये एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एज एटम्स और एज मॉलिक्यूल्स। तो या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये तो आपके किस कैटेगरी में आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, यानी इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन है उसका नेचर है कि हाइड्रोजन जो है इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तो ये इसका स्टेट हो गया, ये इसका पाए जाने का तरीका हो गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगर आप कोई नोबल गैस को कंसीडर करेंगे, जैसे मान लो आपने हीलियम ले लिया, तो हीलियम अपने एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट वो भी है लेकिन ये सिंगल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब दो एटम कंबाइन हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। N2 आप लिखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप कंपाउंड्स की बात करोगे तो कंपाउंड्स का मतलब क्या है, जब दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के एटम्स जब वो कंबाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट के जब कंबाइन करते हैं, एलिमेंट कंबाइंस। ठीक है, तो जब ये केस होता है, ये सिनेरियो होता है, तो इस केस में आप कह पाओगे जो स्पीसीज डिज़ाइन हो रही है वो क्या है, वो आपकी कंपाउंड्स है। और कंपाउंड जो भी फॉर्म हो जाता है, हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ और जिनसे मिलकर के वो कंपाउंड बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है,
जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो H2O। तो जो H2O आपका कंपाउंड बन चुका है, और एक चीज़ और, जो भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स में जो कंपोजिशन होती है कंपोनेंट्स की, यानी कि जिन चीज़ों से मिलकर के वो कंपाउंड बन रहा है, तो वो हमेशा फिक्स रेशियो में होगा। अगर H2O आपको मिल रहा है तो उस वहाँ पर हाइड्रोजन हमेशा 2 पार्ट होगा और ऑक्सीजन हमेशा 1 पार्ट होगा, ठीक है। तो जो H2O बना है, H2O की प्रॉपर्टी और H2 और O2 की प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है कि आप जिस भी तरीके से आप कंपाउंड को डिज़ाइन करते हैं, तो पहली चीज़ तो वो फिक्स रेशियो में एग्जिस्ट करता है, चाहे नो मैटर फ्रॉम व्हाट सोर्स वी विल गेट दिस, ठीक है। किसी भी सोर्स से आप इसको ऑक्यूपाई करेंगे, अगर वो H2O है तो वो H2O ही रहेगा। दूसरी चीज़, जो कंपोजिशन जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड्स की, वो डिफ़र करती हैं या अंतर रखती हैं किससे, जिससे वो मिल करके बनी होती हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल देखा, H2O की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी किसके हिसाब से, H2 और O2 के हिसाब से। आप चाहो तो उनके एग्जिस्टेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। H2 एक वाटर के रूप में एग्जिस्ट करेगा, जबकि H2 और O2 ये दोनों ही क्या है, गैसेज हैं। तो ये क्या है, दोनों में डिफरेंसेस है। तो ये मैं यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। बुक रीड करना, आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।